हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 100 क्वेश्चन सीरीज है पीजीटी कॉमर्स के लिए, चाहे आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बीपीएससी की या फिर यूपी टेट। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए। डैश इज द फाउंडेशन हेड ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ का फाउंडेशन हेड कौन है? मैनेजमेंट, बिजनेस या ऑडिटिंग या अकाउंटिंग? तो मॉडर्न हेड का मॉडर्न लाइफ का हेड कौन है? बिजनेस। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिजनेस। बिजनेस में आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या क्या चीजें आती हैं। बिजनेस के अंदर ही आता है आपकी इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के साथ साथ कॉमर्स। ठीक है, और कॉमर्स के अंदर फिर आते हैं आपके ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है? नॉट पूछा ना आपसे, तो नो फॉर्मल एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आपसे तो नोट पूछ रहा है ना। कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ये भी ठीक है कि जो आपकी कैपिटल है ना बिजनेस को चलाने के लिए, वो ऐसे ही काम करती है जैसे आपकी बॉडी में ब्लड काम करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है। कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अभी मैंने बताया कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है। ट्रेड आता है, ठीक है, ट्रेड के साथ साथ ऑक्सिलरी टू, या फिर उसको बोलते हो आप एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो दोनों ये भी ठीक है। बचा आपका सी, अ डॉक्टर और एन ऑडिटर कैन एडवर्टाइज एज पर कोड ऑफ एडिक्ट। तो देखो ये यहाँ तक तो ठीक है कि कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यही आपसे पूछा हुआ है। डॉक्टर और ऑडिटर जो प्रोफेशंस में होते हैं उनके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, जो उन्हें प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि वो अपना काम ईमानदारी से करते रहें। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द एंसिलरी सर्विसेज इंक्लूड इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। एंसिलरी सर्विस बोलो या फिर आप इन्हें ऑक्सिलरी सर्विसेज बोलो, ठीक है, एक ही बात है। ऑक्सिलरी सर्विसेज बोल सकते हो या एंसिलरी सर्विसेज बोल सकते हो। तो बैंकिंग आती है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट्स भी, वेयर हाउसेस, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट। तो सभी आपकी ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, बैंकिंग आप जानते हो जो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को देता है। ठीक है, जो पैसे की कमी है उसको पूरा करने के लिए बैंक आपको पैसे दे देता है। कम्युनिकेट के अंदर आप क्या करते हो? इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देते हो। ट्रांसपोर्ट में आप क्या करते हो? ट्रांसपोर्ट में प्लेस तक पहुंचा देते हो जहाँ पे कस्टमर है। वही वेयर हाउस की बात करें तो उतने टाइम के लिए स्टोरेज करते हो उसमें, ताकि माल आपका बिगड़े नहीं। ठीक है, सेफ रहे। इंश्योरेंस में रिस्क से हिंड्रेंस करते हो, इंश्योरेंस रिस्क कवर करता है। और एडवर्टाइजमेंट में आप इंफॉर्मेशन देते हो लोगों को कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कितने एमआरपी पे बनाया है। नेक्स्ट देखिए, द डेली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड इज एन एग्जांपल्स ऑफ। अगर कोई डेली क्लॉथ है या फिर कोई जनरल मिल कंपनी है, लिमिटेड है, तो वो किस चीज का एग्जांपल है? कंपनी, मिल, बिजनेस फर्म या प्लांट्स? तो देखिए ये क्या है? बिजनेस फर्म्स है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, डेली क्लोथ्स है और जनरल मिल्स। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे? आपके बिजनेस फर्म में आ जाएंगे। ठीक है, और ये तो आप जानते होंगे फर्म प्लस फर्म मिलके क्या बनती है? इंडस्ट्री बनती है, इंडस्ट्री। ठीक है, और इंडस्ट्री प्लस इंडस्ट्री मिलके कॉन्फेडरेशन बनती है। नेक्स्ट देखिए, अंडर राइटिंग फर्म्स इशू हाउसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट आर्स। इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस हैं, सर्विसेज एंटरप्राइज हैं, या ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है, या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे फर्म है, ठीक है, अंडर राइटिंग फर्म, वो क्या कर रही है? इशू कर रही है हाउसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये किस में आ जाएगा? ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस हो जाएंगे। ठीक है, वन रिसेंट डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ द बिजनेस इज द यूज ऑफ। अगर एक स्टडी में डेवलपमेंट रिसेंटली स्टडी की हुई है, डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ बिजनेस, तो ये क्या है? यूज ऑफ।
सुपरा सिस्टम है, सिस्टम अप्रोच या प्रिंसिपल या टेक्निक, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका सिस्टम अप्रोच कहलाएगा। सिस्टम अप्रोच क्या होता है, सिस्टम अप्रोच वो होता है कि जब आप स्टडी करते हो बिजनेस को चलाने के लिए कि मेरे बाहर के एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, तो बाहर के एनवायरनमेंट को मैक्रो बोलते हो, अंदर के एनवायरनमेंट को माइक्रो बोलते हो, और बाहर का एनवायरनमेंट आप एनालाइज करते हो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा या नहीं। सुपरा सिस्टम में बिजनेस जो होता है वो एक एनवायरनमेंट का पार्ट ही होता है, ठीक है, लार्ज पार्ट होता है, तो लार्ज पार्ट आप याद रखोगे जो कि उसे कनेक्ट कर रहा है। प्रिंसिपल्स आप जानते हो, रूल्स हैं या फिर गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करने होते हैं, गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो। टेक्निक आप जानते हो, कोई भी टेक्निकल चीजें, टेक्निकल मेथड्स जिससे कि आप प्रोडक्शन करो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे क्या पूछा है, डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ द बिजनेस, कि जब आप स्टडी करना चाह रहे हो तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम अप्रोच। प्रॉफिट कैन बी नो मोर देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस देन ईटिंग। किसने लिखा कि प्रॉफिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट कैन बी नो मोर, ज्यादा नहीं है ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस देन ईटिंग, ठीक है। तो ये किसकी लाइन है, तो यही पूछ रहा है कि इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग, लिविंग के लिए, ठीक है। तो पीटर एफ ड्रकर, लिंडक एफ उर्विक, हेनरी फ्योल या एफ डब्ल्यू टेलर, तो हम जानते हैं कि लिंडक एफ उर्विक, ठीक है, इन्होंने ही लिखा था प्रॉफिट कैन बी नो मोर देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस देन डैश ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग, ठीक है। राइट आंसर आपका लिंडल हो जाएगा एफ उर्विक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव मीन्स एनी एम और गोल, नहीं, देखिए एम आपका शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, जो आपको अभी अभी पूरा करना है, शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। और गोल आपका जी फॉर ग्रेट समझ लेना, जी फॉर ग्रेट मतलब बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो गोल है, उसको अगर नियर बाय अगर आप अचीव करना चाह रहे हो तो ऑब्जेक्टिव या एम है। तो ये बात सही नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो गया। बाकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट फ्रॉम मोटिव्स, तो ऑब्जेक्टिव आप डिफरेंट ही होते हैं मोटिव्स के, मोटिव आपका अलग हो सकता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव अलग। वही कह रहा है सिस्टम गोल रेफर्स टू द वैल्यू इंटरसेक्ट एंड द नीड ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस एज अ सिस्टम। कह रहा है कि सिस्टम गोल में सिस्टम गोल रेफर करता है वैल्यू इंटरेस्ट और नीड बिजनेस की एंटरप्राइजेस सिस्टम में, ठीक है। मोटिवेट रिप्रेजेंट डिजायर कोज मैन टू एक्ट विच ऑब्जेक्टिव इम्प्लाई गोल ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए मोटिवेशन में तो आप मोटिवेट होते हो कि आपके अंदर इच्छा आती है कि उस काम को किया जाए या नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और गोल में आपको पता ही है कि आपके लिए क्या वैल्यू है उसकी, बिजनेस को चलाने के लिए आपके जो गोल है क्या क्या जरूरी होते हैं जिससे कि आप बिजनेस को ग्रो कर, ठीक है। तो आपका ये सारे स्टेटमेंट्स ठीक है। क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है तो एक ठीक हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव जो मतलब होता है एम और गोल एक नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, according to business is not mere money chasing but it is also should aim it to serving the community। ये बिजनेस यही नहीं है कि आप पैसा का पीछा करते रहो, पैसों के पीछे भागते रहो, बट आपका एम कुछ सर्विसेज देना भी है कम्युनिटी, जिस समाज में आप रह रहे हो, जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो उसको भी कुछ फायदा होना चाहिए। ये तो किसने कहा, हेनरी फोर्ड, हेनरी फ्योल, उर्विक या एफ डब्ल्यू टेलर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हेनरी फोर्ड ने कहा, ठीक है, किसने कहा, हेनरी फोर्ड ने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप तो जानते ही होंगे आपके ऑब्जेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं ना आपके ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमी में कौन से आ जाते हैं, इकोनॉमी में आपके आते हैं तीन, कि आपको सबसे पहले तो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, ताकि आप सरवाइव कर सको और ग्रोथ बनी रहे। यस जी, याद रख लेना, प्रॉफिट अर्न करना है, सरवाइव करना है और ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपके इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। वो पूछ रहा है क्वेश्चन की नोट नहीं है, जो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट तो है, आया हुआ प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ये आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स होगा, क्योंकि क्रिएशन ऑफ कस्टमर करोगे तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय नहीं आएगा, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ये भी आ जाएगा,
क्योंकि आप यूज करोगे रिसोर्सेज को, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से प्रॉफिट बढ़ेगा। देखो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय आपका किसमें आ जाएगा, दूसरा होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव में जिसमें समाज की भलाई करते हो। तीसरा होता है आपका इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आपके वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय आ जाएंगे। जितने भी आपके वर्कर्स से रिलेटेड वर्कर कंडीशंस, वर्कर को सैलरी वैलरी, वो सारा इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। ठीक है, नोट पूछा हुआ है तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच, कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है भाई, माइनिंग वगैरह से आप खोद के निकालते हो, ठीक है। और एक्सट्रैक्टिव के साथ साथ जेनेटिक वो होती है, जैसे कि आप जैसे प्लांट होंगे, सीड्स होंगे, वैसे ही प्लांट बनेंगे, ये दोनों ही प्राइमरी का ही पार्ट है, ठीक है, प्राइमरी का पार्ट है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्वेश्चन नोट पूछ रहा तो ये तो होगा नहीं। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर भाई प्राइमरी नहीं होती, वो सेकेंडरी होती है। ये रॉन्ग रॉन्ग मैच है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेकेंड इंडस्ट्री का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, बी पार्ट होता है जिसमें आप डैम्स वगैरह, रोड्स वगैरह सब बनाते हैं, ठीक है। पहला पार्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है जिसमें एनालिटिकल करते हो, सिंथेटिक होता है, प्रोसेस होता है, और उसके साथ साथ प्रोसेस के साथ साथ आपका असेंबल होता है, ठीक है, असेंबल। एडवर्टाइजमेंट टर्शरी सेक्टर या इंडस्ट्री होता है, यानी थर्ड सेक्टर, यानी थर्ड सेक्टर को आप बोलते हो सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर क्या कहता है, आपकी 5 सर्विस देता है, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स, वेयर हाउस, ये सारे। बाकी सभी सही मैच है, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, जो कि गलत मैच हुआ है। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री सेकेंडरी होती है, ना कि प्राइमरी, ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन वेदर और नॉट ऑफ द रॉ मटेरियल्स लॉस मच वेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये डेफिनेशन किसकी है, वेबर थ्योरी, हेनरी फोर्स की, उर्विक या फिर टेलर की। देखो जब बात आएगी ना आपको कि रॉ मटेरियल वगैरह की बातें हो, ठीक है, प्रोडक्शन की बात हो, तो ये याद रखना कि वेबर की थ्योरी। द जनरल प्रोसीजर proposed by William J. Stevenson's for making locations decisions consist of the following steps। देखो विलियम जे स्टेवेंसन के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोसेस थे, आइडेंटिफाई फैक्टर दैट आर इंपॉर्टेंट सच एज लोकेशंस ऑफ मार्केट मटेरियल, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसने क्या कहा है कि आपको इन्हें फॉलोइंग स्टेप्स में लगाना है, प्रोसेस में लगाना है, ठीक है। डिटरमाइन द क्राइटेरिया दैट विल बी यूज टू इवेल्युएट लोकेशंस अल्टरनेटिव सच एज इंक्रीज रेवेन्यू एज कम्युनिटी सर्विसेज, डेवलपमेंट locations alternatives, identify the general reasons allocations, identify a small number of community sites alternatives। तो करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा हुआ है, ये 3 स्टेप्स आपको दिए गए थे, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे क्राइटेरिया, ठीक है, जो आप लोकेशन एवेलुएट करोगे, अल्टरनेटिव्स देखोगे, फिर वहां पे इंक्रीज रेवेन्यू किस तरह से होगा और कम्युनिटी सर्विसेज क्या है, ये सब आप पता लगाओगे। उसके बाद आप फैक्टर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि उस तरफ की जो मार्केट की लोकेशंस है वो क्या है, या मटेरियल्स वगैरह, ठीक है। फिर तीसरा आप क्या करोगे, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट करोगे, ठीक है, लोकेशन अल्टरनेटिव्स, जैसे कि आप जनरल रीजन ढूंढोगे एक लोकल, या फिर आप स्मॉल नंबर ऑफ कम्युनिटी साइट अल्टरनेटिव्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर जानते हैं कि सिंगल पर्सन, ठीक है, एस फोर सोल और एस फोर सिंगल, अकेला ही पर्सन है जो कि कंट्रोल कर रहा है बिजनेस को, मैनेजमेंट वही देख रहा है, ओनर भी वही है, कैपिटल भी वही खुद ही लगा रहा है, सारे काम खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर की कौन सी कमी नहीं है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब एक अकेला पर्सन अगर पैसे लगाएगा तो उसके पास लिमिटेड ही होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन नोट पूछ रहा है कि उसकी कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है तो एक एडवांटेजेस पूछ रहा होगा आपसे, फायदा पूछ रहा होगा, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल मैनेजमेंट, इनफ्लेक्सिबल मैनेजमेंट, यार इनफ्लेक्सिबल मैनेजमेंट तो एक अच्छी चीज है, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड मतलब फिर से लिमिटेशंस बता रहा है कि एक अकेला पर्सन हर चीज में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी जो स्किल्स है वो लिमिटेड ही होंगी।
अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जब भी लॉस होगा डेप्ट को पर्सनल असेट्स को बेचकर वो पे करेगी। तो राइट आंसर आपका बी है कि फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। ठीक ठीक है, तो ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सक्सेसिव जनरेशन इन द मेल लाइन who inherited the ancestral property are the called कॉपर्सनर्स। देखो कॉपर्सनर्स कौन से होते हैं, तीन जनरेशंस होती है आपकी मेल की जो जनरेशंस हैं, कि जैसे आपके कोई ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर का बेटा आपके फादर और उनके बेटे हो आप, ठीक है सन। तो ये तीन जो लोग होते हैं ना, जो आपके पूर्वज होते हैं या बड़े बुजुर्ग जिनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, तो इस तरह से चलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कितने नंबर होते हैं मेल के। सक्सेसिव मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, एक के बाद एक कौन आएगा, तो तीन होते हैं भाई। अंडर मिताक्षरा स्कूल्स ऑफ लॉ, अंडर मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कह रहा है कि मिताक्षरा स्कूल जो लॉ है पूरी इंडिया में है, लेकिन बंगाल और असम को छोड़कर। ईच सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अब जो अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी में जो बेटा जो हिस्सा लेता है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखो दो सुना होगा आपने, दया भाग और मिताक्षरा, दया भाग्य और मिताक्षरा, ठीक है। मिताक्षरा आपका थोड़ा सा सारी इंडिया में फैला हुआ है। उसमें क्या होता है कि जैसे बाय बर्थ होता है ना बच्चे का, तुरंत वो उसका कैंडिडेट या मेंबर्स बन जाता है, प्रॉपर्टी का वारिस बन जाता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, फादर की डेथ के बाद बनेगा, डेथ के बाद वही दया भाग में बनता है। ये सिर्फ असम और बंगाल में प्रथा चलती है कि जब फादर की डेथ हो जाती है, तो जो बड़ा बेटा है वो प्रॉपर्टी में, बड़ा बेटा या बेटी मेल या फीमेल दोनों, प्रॉपर्टी में जब फादर की डेथ होगी तब वो वारिस बनेंगे। लेकिन यहाँ आपसे मिताक्षरा पूछ रहा है, मिताक्षरा में 21 एज का कोई मतलब नहीं है, जैसे ही वो बर्थ लेता है तो वो बन जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। HUF जानते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि अभी तक संयुक्त ही है, ज्वाइंट में चल रही है, डिवाइड नहीं हुई है। फर्स्ट जो बेटा होता है, जो एल्डेस्ट होता है वही कर्ता माना जाता है, उसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है, ठीक है। कर्ता ही कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट करता है, वही एक तरह से ओनर माना जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है कि स्टेटमेंट्स में कौन सा सही नहीं है। इट्स अराइज बाय स्टेटस और ऑपरेशंस ऑफ द हिंदू लॉ। हिंदू जो हिंदू लॉ हमारा 1956 हिंदू लॉ है, वो कहता है कि जो बड़ा बेटा है वही आपका कर्ता बन जाएगा, ठीक है। वही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है, अ मेल मेंबर बिकम अ मेंबर मेयरली बाय हिज बर्थ। देखिए ये तो हमारी पुरानी रूढ़िवादी संस्कृति रही है कि मेल मेंबर को ही आप बाय बर्थ उसका मेंबर बनाते हो। इनकेस मेल मेंबर नहीं है तब आगे अलग एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कहीं फीमेल बनती है और या मेल है उसकी डेथ हो जाती है, देन उसकी वाइफ बन सकती है, वो अलग एक्सेप्शन है। आगे द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, अभी मैंने बताया कि कर्ता की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, तीनों ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपसे ठीक नहीं, नोट पूछ रहा है। तो मेंबर ऑफ अदर देन कर्ता हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द कॉपी अकाउंट्स बुक्स एंड आस्क फॉर द अकाउंट ऑफ द पास्ट डीलिंग। जो मेंबर है वो कर्ता से पूछ रहे, दिखा भाई पुराने हमारे अकाउंट्स दिखा दे, और हम जो तूने डीलिंग की है पास्ट में वो दिखा दे। तो कर्ता किसी का बाप का नौकर नहीं है, कर्ता ओनर है, वो कुछ नहीं दिखाएगा, वो सब कुछ कर रहा है खुद ही अपने हाथ में रखेगा, कोई मेंबर मेंबर को कुछ नहीं दिखाएगा। मेंबर का जो जितना शेयर्स है उतना प्रॉफिट ले जाओ, बात खत्म, ठीक है। और मेंबर की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड ही होती है, ठीक है। तो आपका नोट पूछा हुआ है, डी आपका राइट आंसर बच जाएगा। कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्टनरशिप। कह रहा है कि पार्टनरशिप के बारे में सही सही बता दो। पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट ऑन द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर। नहीं भाई, कोई साइलेंट वायलेंट नहीं है, बताती है बकायदा। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट फॉलो होता है 2013, ठीक है। उससे पहले अगर मैं बात कर दूं 1956 था पुराना वाला, कहता था कि जब बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी है तो 10 नंबर रखो, और अदर कंपनी है तो उसके मेंबर 20 रख लो, ठीक है। फिर जैसे ही कंपनी एक्ट बदला, ठीक है, नया एक्ट आया 2013, जो कंपनी एक्ट आया उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि आप 100 रख सकते हो। लेकिन ठीक है 14 में फिर अमेंडमेंट करके बोल दिया नहीं नहीं 50 ही ठीक है। तब से अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनी के जो मेंबर है वो 50 ही आ गए, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि
प्राइवेट और पब्लिक होती है, ठीक है। प्राइवेट वाली कंपनी जिसका ओनर प्राइवेट पर्सन है तो कह रहा है मिनिमम 2 रख लो, मैक्सिमम 200 रख लो। और पब्लिक में बोल रहा है कि 7 मिनिमम और मैक्सिमम में नो लिमिट, ठीक है। 7 मिनिमम और नो लिमिट प्राइवेट कंपनी में। तो नंबरों की तो बात, मेंबर ऑफ नंबर की बात तो ये करता है, साइलेंट तो नहीं है, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। When two or more persons agree to share the income of a joint property, it does not amount up to partnership. कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पर्सन्स एग्री हैं इनकम को, वो या फिर वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो इट डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। तो ये जो है वो अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। तो ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये गलत बोल रहा है, ठीक है। वही बोल रहा है कि स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टनरशिप कंसीडर आपको करना है। तो साइलेंट वायलेंट तो नहीं है मेंबर्स के मामले में, पहला तो हो गया गलत। व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्रीड हैं कि इनकम जो आएगी वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी से, तो ये पार्टनरशिप है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। एन एसोसिएशन क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल रीजन या सोशल पर्पस, पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए, कमाने के लिए आप पार्टनरशिप में आए हो, ना कि समाज की भलाई के लिए, तो तीसरा तो होगा ही नहीं। अनलेस अदरवाइज एग्रीड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इम्प्लाई शेयरिंग ऑफ लॉसेस एज वेल। कुछ ना कहा जाए तो जो प्रॉफिट है और वो जो लॉस है वो क्या बराबर बांटा जाता है, साइलेंट ऑफ डीड वाली बात है, ठीक है। ये भी तो ऑप्शन आपका कह रहा है कि वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक और दो चार नहीं, दो तो ठीक थी लेकिन एक गलत थी, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, दो और तीन, तीन गलत है, ये भी नहीं हो सकता। जब आपकी स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड गलत है तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी इज emphasizes in section of Indian Partnership Act, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जानते ही हो। वहां पे पूछ रहा है कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है एजेंसी के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, वो सेक्शन कौन सा होता है, ठीक है। सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन 18 होता है, सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 16, 17, 19 नहीं है, 18 है, ठीक है। पूछ रहा है कि फिर उसका सेक्शन है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड करता है, नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। कि अगर आप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करा तो रजिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल है, बोलता कोई नहीं है आपसे, ऑप्शनल है, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं कराते तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलते। तो वही पूछ रहा है कि जब आप अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो कोर्ट में, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर आती है, तो 69(2) के अंदर आती है, बाकी सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ। अगर चलो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा भी लेते हो तो कह रहा है कि वो इफेक्टिव कब से हो जाएगा, फिलिंग ऑफ द ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड स्टेटमेंट ऑफ अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब फॉर्म। फॉर्म भर दोगे, उसके साथ साइन वाइन कर दोगे, वेरीफाई हो जाएगी स्टेटमेंट, उसी से हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब बनी इससे कोई लेना देना नहीं है, पहले उसे रजिस्टर्ड करा लो। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द फर्म नहीं, ठीक है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। अगर रजिस्टर नहीं करवा रहे हो ना फर्म को, तो कह रहा है कि क्या फिर अलाउ होगा, नो शूट कैन बी फिल्ड बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म। अगर पार्टनर के साथ धोखा कर रही है फर्म, ठीक है, कल को कोई नुकसान हो जाए पार्टनर का, तो वो उस फर्म के अगेंस्ट केस नहीं दायर करे, मुकदमा दायर नहीं कर सकता, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं था भाई साहब, ठीक है। तो ये पहली बात बिल्कुल ठीक है। नो राइट टू क्लेम सेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ ₹100 बाय द फर्म और एनी पार्टनर देयर। कह रहा है कि कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते अगर 100 रुपए से ज्यादा है कोई भी अमाउंट। तो भाई रजिस्टर्ड तो आप हो ही नहीं, तो क्लेम तो कर ही नहीं सकते, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही ठीक है। नो सूट बाय द थर्ड पार्टीज अगेंस्ट द फर्म। लेकिन अगर किसी को आप लूटोगे, थर्ड पार्टी कौन है, कस्टमर। कस्टमर को थोड़ी ना मतलब है कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, वो तो केस करेगा ही। उसको उसको तो गवर्नमेंट ने ये अधिकार दिया हुआ है कि फॉर्म रजिस्टर हो या ऑप्शनल है, नॉन रजिस्टर है, आप तो केस कर दो, कस्टमर के बचाव के लिए ये फायदा दिया है, ठीक है। तो नो सूट की जगह यस सूट होता तो ये सही होता, फिलहाल ये गलत है, ठीक है। सिलेक्ट द कोड, पूछ रहा है कि कौन कौन से सही है, पहली दोनों बातें ठीक है, ठीक है। पहली दोनों बातें ठीक है तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ये बाकी ऑप्शन गलत है।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पूछ लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स हैज नाइदर एनी राइट अगेंस्ट द फर्म नॉर इज ही लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। कह रहा है कि वो जो पार्टनर होगा ना, उसका कोई भी राइट नहीं है अगेंस्ट द फर्म, और ना ही वो लाइबल है किसी भी एक्ट के लिए। तो ये ऑस्टेंसिबल पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर या सब पार्टनर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सब पार्टनर। ऑस्टेंसिबल पार्टनर है जो होल्ड कर रहा है, खुद को प्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टनर है, ठीक है। डोरमेंट पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर ही माना जाता है, सोया रहता है, एक्टिव नहीं रहता, नॉट एक्टिव पार्टनर, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर, एन फॉर नॉमिनल, एन फॉर नेम, अपना नेम दे देता है फर्म को, मेरे नाम से चला लो, उसके नाम और नाम में ही उसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल पड़ जाती है। सब पार्टनर प्रॉफिट्स में आता है कि प्रॉफिट में उसको हिस्सेदारी लेनी है, ठीक है, बाकी राइट वाइट से उससे कोई मतलब नहीं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड रखा हुआ है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स नीड्स नॉट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। कह रहा है कि अपनी रिटायरमेंट की नोटिस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कौन सा पार्टनर है? ऑस्टेंसिबल मैंने बताया ना, होल्ड कर रहा है, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ही इज द पार्टनर, ठीक है। डोरमेंट स्लीपिंग पार्टनर एक्टिवेट नहीं है, ना मैनेजमेंट में पार्ट कर रहा है, ना ही वो नोटिस देने आ रहा है। इतना लेजी, इतना सोया हुआ पार्टनर है कि वो नहीं बताने आ रहा है पब्लिक को, कोई नोटिस नहीं दे रहा कि वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। डोरमेंट पार्टनर, यही राइट आंसर हो जाएगा। नॉमिनल अपना, एंड फॉर नॉमिनल, एंड फॉर नेम, अपना नाम और गुडविल दे देता है, ठीक है। पार्टनरशिप ओनली प्रॉफिट वो अलग होता है, ये कौन सा सब पार्टनर ही कहलाता है। यहाँ पूछा हुआ है आपसे कि नोटिस जो नहीं देगा वो डोरमेंट पार्टनर, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच पार्टनर इंसेनिटी और परमानेंट, ठीक है। इनकेपेबिलिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज में बी मे अ ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कह रहा है कि भाई वो कौन सा पार्टनर है, इंसेनिटी होती है पागलपन, ठीक है, पागलपन तक, या फिर वो परमानेंट इनकेपेबल ना हो जाए, मर ना जाए ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, ठीक है, तब तक वो परफॉर्म करेगा ड्यूटी। किस ग्राउंड पे? जब तक कि फर्म डिसॉल्व नहीं हो जाते। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप यानी लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म, और डिसोल्यूशन फर्म का मतलब है कि अब फर्म ही बंद हो गई है। दोनों में डिफरेंस होते हैं, ये आप याद रखना। पूछ रहा है कि वो कौन सा पार्टनर है जो लास्ट तक टिका रहेगा। तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ठीक है। या तो उसे आप पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ये दोनों ही टिके रहेंगे। डोरमेंट स्लीपिंग है, सोया रहता है, नॉमिनल नाम देता है, उसे कोई मतलब नहीं, सब पार्टनर प्रॉफिट प्रॉफिट लेने आ रहा है, या फिर ठीक है प्रॉफिट में ही सब पार्टनर्स बनाए। तो लास्ट तक टिकेगा ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ये आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक है? बिफोर एडमिशन ऑफ अ माइनर, माइनर पता ही होगा 18 साल से जो कम होता है, एज अ पार्टनर बना लिया आपने, ठीक है। देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप में होगा। देखो भाई, 30 सेक्शन आपका कहता है, सेक्शन 30, कि आप किसी 18 साल से कम बच्चे को अगर सारे पार्टनर सहमत हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के में ही उसे पार्टनर बना सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है, ए पॉइंट आपका ठीक है, ठीक है। दूसरा वही कह रहा, माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। भाई, उसे माइनर है, छोटा है, वो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट में आएगा, लॉस वॉस नहीं, क्योंकि उसका कोई डिसीजन मेकिंग तो है नहीं जो वो लॉस कर देगा। तो लॉस में उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पार्टनर्स में प्रॉफिट के लिए बना है वो। देयर कैन बी अ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ अवर वन मेजर। थर्ड पॉइंट कह रहा है आपका, देयर कैन बी अ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ अ वन मेजर एंड ऑल अदर माइनर। ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं है कि आप एक मेजर उठा लो और बाकी सब बच्चों को उठा लो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता। थर्ड वाले को हटा दो, अब एलिमिनेट कर दो कोर्स दिए हुए हैं आपको जिसमें थर्ड है, देखो वो तो गलती हो जाएंगे क्योंकि थर्ड वाला हमें लेना ही नहीं है। बचा क्या? ऑप्शन ए, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल माइनर्स और ऑफ वन मेजर। सारे माइनर हैं, छोटे छोटे बच्चे 18 साल से कम एज के, और वन मेजर है, एंड ऑल अदर माइनर्स अकॉर्डिंग टू केस ऑफ। तो ये किसका केस था? ये शिवराम वर्सेस गौरी शंकर थे ना, उनका केस था कि उसने सारे बच्चे थे और एक मेजर, मतलब एक 18 साल का था और बाकी सब छोटे छोटे थे, उन्होंने पार्टनरशिप की थी। तो फिर उन्हीं लोगों का केस था, तो तब से ये इनवैलिड ही है। अब ऐसा कोई पार्टनरशिप होती नहीं है कि आप माइनर्स को उठा लो, ठीक है। बाकी नाम दिए हुए हैं, नाम ये रॉन्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम ऑफ पर्संस आर रिक्वायर्ड टू अ फर्म ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए एक्ट नंबर जो आपका है, एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी वेलफेयर के लिए की जाती है। ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए की जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जो प्राइस है वो कम प्राइस पे चीजें बेचते हैं। ठीक है, पूछ रहे थे कि यहाँ कितने मेंबर हो सकते हैं, तो यहाँ 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम ये 100 तक हो सकते हैं और मिनिमम आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लोगों में मोटिवेशन होता है कि समाज की भलाई करनी है, एनजीओ टाइप लगा लो, या फिर एक सोसाइटी वेलफेयर के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इन केस ऑफ पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोनस इज गिवन, तो बोनस किसको दोगे? इन द प्रोपोर्शंस ऑफ शेयर्स यील्ड बाय ईच मेंबर, जितना सभी मेंबर्स ने शेयर्स लिया हुआ है, या इन द प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर बाय द ईच मेंबर विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी या इक्वली टू द ईच मेंबर, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कि जो बोनस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस तरह से दिया जाएगा, दिया जाएगा इन द प्रोपोर्शंस ऑफ द वॉल्यूम बिजनेस ट्रांजेक्शन बाय ईच पार्टनर। अब यहाँ पे एक बात और याद रखो कि ईच पार्टनर, ठीक है, ईच पार्टनर हैज अ ओनली वन वोटिंग राइट। शेयर उसके पास कितना हो, वोटिंग राइट उसके पास वन वोटिंग राइट ही उसे मिलेगा। ये बात भी आप इसमें याद रखोगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है इस लाइन से बना बना के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैच फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिविंग कोड्स बिलो। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये भी। सोल प्रोप्राइटरशिप को मैच करना है आपसे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है भाई? सिंगल पर्सन होता है, ठीक है, और लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी। अब देख लो जरा कौन कौन सा है। सोल प्रोप्राइटरशिप फैसिलिटेट्स पूलिंग ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, भाई मोर तो उसके पास नहीं होंगे, ठीक है, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास नहीं होते। ठीक है, मोर किसके पास होंगे? पार्टनरशिप के पास ज्यादा पैसा होगा क्योंकि वहां एक से ज्यादा है। तो फर्स्ट में आपका सी आ जाएगा। फर्स्ट में सी में भी है, डी में भी है। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स तो एक अकेले पर्सन में ही होगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, तो ये रहा। ठीक है, सी में बी। अ मेल बिकम अ मेंबर बाय बर्थ, अभी मैंने बताया बाय बर्थ अगर कोई मेंबर मेल बन जाता है तो वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बनता है। तीसरे में बी आ रहा है, थर्ड में बी देखो। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की तो अनलिमिटेड बताई मैंने, अनलिमिटेड। पार्टनर्स की भी अनलिमिटेड ही होती है। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक में कर्ता की भी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड बची किसकी? बची सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। एक्ट कौन सा? 1912, याद रख लेना। मेंबर मिनिमम 10 और 100 मैक्सिमम। सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से आपका सी निकल के आया है राइट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लेके खुद भी मैच कर लेना कि सी है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज डिफाइंड कंपनी एज अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कोई गॉड ने नहीं बनाया है इसे, ह्यूमन ने बनाया है, आर्टिफिशियल ही है, हमारी तरह दो हाथ पैर नहीं है इसके। ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने बनाया है। पुराना लॉ था आपका 1956, ठीक है, और नया है आपका 2013। कंपनी हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, ओनर को अलग माना जाता है और उसके द्वारा लगाए हुए पैसे को, कैपिटल को अलग माना जाता है, इसे ही बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। ठीक है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन होता है आपका लगातार कंपनी चलती जाएगी, लॉन्ग टाइम तक चलेगी, फ्यूचर में चलेगी या इंडेफिनिट टाइम तक चलेगी। अभी इसके बंद होने की कोई भी संभावना नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। कॉमन सील, हाथ पैर नहीं है तो भाई साइन कैसे करेगा, और साइन नहीं करेगा तो एक स्टैंप लगा देगा जिसको बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, ऑथेंटिकल तो तभी माना जाएगा जब कोई कॉमन सील है। ये बड़ी ऐसी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है किस राइटर ने दी? लॉर्ड जस्टिस लिंडले, चीफ जस्टिस मार्शल नहीं, इन दोनों ने नहीं दी थी, ये दी थी लॉर्ड हैने ने। ठीक है, तो हैने की ये डेफिनेशन है, काफी फेमस है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। रिसेंट अभी केवीएस पेपर में भी आई थी और पहले भी आ चुकी है DSSP में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपनी इज नॉट करेक्ट, कंपनी के बारे में जो सही नहीं है वो पूछ रहा है। कंपनी कैन बी सूट इट्स
इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से मुकदमा करे कि भाई कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है, मुकदमा तो कर सकती है अगर कुछ गलत होता है कंपनी के साथ तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नोट पूछ रहा है, ये नहीं हो सकता। द कंपनी कैन ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदे, रखे, बेचे, कुछ भी करे, ये भी है। क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है इसलिए नहीं है, वैसे ये सही बात है। द कंपनी हैज नेशनलिटी, कंपनी अगर नेशनलिटी का मतलब है अगर वो इंडिया की है तो इंडियन कंपनी कहलाएगी, बाहर की है तो बाहर की कहलाएगी, तो ये सब नेशनलिटी होता है, ठीक है, तो रिलेट है, ये भी सही बात है। नोट पूछ रहा है, गलत बात पूछ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। द कंपनी हैज सिटीजनशिप, भाई नागरिकता कैसे दे दोगे, ठीक है, नागरिकता तो ह्यूमन को दी जाती है, जो गॉड ने बनाई 21 साल तक के अगर आप हो गए हो, ठीक है, 18 से 21 जो करी हुई है आपकी वोटिंग एज, और जिसमें आपके पेरेंट्स भी रहने चाहिए इंडिया में ही, ठीक है, या फिर आप पिछले कुछ सालों से इंडिया में रह रहे हो, आपके पूर्वज इंडिया में रह रहे हो, तो उनको मिलती है इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं मिलेगी, कंपनी को थोड़ी मिल जाएगी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नोट पूछा हुआ है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपनी आर करेक्ट। अब पूछ रहा है कि सही सही बातें कंपनी के बारे में बता दो, तो चलिए बता देते हैं सही सही बातें कौन सी है कंपनी के बारे में। अ मेंबर कैन बी बोथ अ डेटर्स एंड अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई डेटर भी हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है। अगर उसने उधार माल, आपने किसी को उधार माल बेच दिया है तो वो डेटर है, और उसी पर्सन से आपने एज अ सप्लायर वो आपको कुछ दे के चला गया है या खरीद लिया है तो वो क्रेडिटर है। इट्स मेंबर कैन नॉट बी क्लेम ओवर ओनरशिप राइट्स इन द कंपनीज एसेट्स, कह रहा है कि जो मेंबर है वो क्लेम नहीं कर सकते ओनरशिप के लिए, ठीक है, राइट्स इन द कंपनी एसेट्स, कंपनी की एसेट्स में, ठीक बात है, आप ओनरशिप के लिए क्लेम नहीं करोगे जो भी मेंबर है इसके कंपनी के। देखो मेंबर्स का क्या मतलब है, मेंबर्स ने यहाँ पे पैसे लगाए हुए हैं, पैसे किस पे लगाए हुए हैं, शेयर्स डाले हुए हैं कंपनी में, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर है, और इन्हीं शेयर होल्डर को मेंबर बोला जा रहा है। तो ये सिक्योर्ड लोन थोड़ी होते हैं, डिबेंचर्स को राइट होता है ना कंपनी की असेट्स उठा के बेच दे, शेयर होल्डर को ये राइट थोड़ी ना दिया हुआ है, ठीक है, तो नहीं बेच सकते क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना पैसा मिलता है, जो शेयर्स लिए हुए डिविडेंड मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ये डिपेंड करता है कि इक्विटी शेयर्स लिए, प्रेफरेंस शेयर्स लिए, प्रेफरेंस शेयर्स लिए तो दो राइट मिलता है, पहले डिविडेंड, पहले पैसा वापस, ठीक है, इक्विटी है तो ओनरशिप और वोटिंग राइट मिलेगा और पैसे बाद में मिलेंगे, फिर डिविडेंड भी बाद में। तो दोनों स्टेटमेंट्स अभी तक ठीक है। इट्स मेंबर कैन नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रॉपर्टीज, कह रहा है कि जो इसके मेंबर हैं वो कैन नॉट हैव एनी इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता मेंबर्स का कंपनी की प्रॉपर्टीज में, ये भी ठीक है। तो तीनों ही बातें आपकी ठीक है, करेक्ट पूछ रहा था तो डी आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द करेक्ट कोड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहा है कि सेक्शन 3A का 4 क्या आपको बताता है। तो पब्लिक कंपनी जो होती है, पब्लिक कंपनी में मैंने आपको बताया मेंबर होते हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट। पब्लिक ओनर जो होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, पब्लिक पर्सन, ठीक है, या गवर्नमेंट कंपनी को बोलते हो आप पब्लिक कंपनी, सेक्शन 3(1) के 4 के अनुसार है। तो ये देख लो, एक में मैंने 2 बताया है और एक में 2 से बी में ही आ रहा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन 12(2)(1) क्या कहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, कंपनी लिमिटेड है बाय शेयर्स, तो ये सेक्शन 12(2) का 1 है कंपनी। अब ये सेक्शन 12(2) का बी है, बी बी क्या कह रहा है आपसे कि कंपनी की जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो गारंटेड होती है, जितनी गारंटी की है उतनी लायबिलिटी लाएगा, आगे कोई नहीं लाएगा अगर कंपनी को लॉस होता है तो। सेक्शन 12(2) का सी बी है, अब ये सी बी से मिलता जुलता है, वो कह रहा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर कंपनी को डेप्ट हो रहे हैं, उधार में कर्जा हो रहा है तो उसको पे करने के लिए अब जो इसके ओनर हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाएंगे अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो, ठीक है, बड़ी खतरनाक होती है, एकदम से आप रोड पे आ जाते हो अगर कहीं भी अनलिमिटेड लायबिलिटी ली है, लॉस हो रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर विद फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी है तो उसके बारे में आपको कुछ सही सही बातें बतानी है। इट्स नीड टू होल्ड स्टैच्यूटरी मीटिंग, सेक्शन 165(a), बिल्कुल ठीक है या गलत है, देखिए गलत है, ठीक है। इफ इट्स हैज
शेयर कैपिटल इट में अल्टर इट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। सेक्शन 94(1) कहता है कि अगर आपके पास कोई शेयर कैपिटल है तो आप उसमें अल्टर कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अल्टर मतलब घटा या बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछ रहा है तो बिल्कुल ठीक बात है, सेकंड स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है। सेकंड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अभी देखते हैं, इसमें देखो फर्स्ट है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ भी फर्स्ट है, ये भी नहीं है, बचा तो यही। टाइम बचाना है तो ऐसे सॉल्व कर देना, ये बात क्लियर होगी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। इफ इट हैज शेयर कैपिटल, अगर इसके पास शेयर कैपिटल है, इट में रिड्यूस इट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन से ये अगर रिड्यूस करना चाहे तो सेक्शन 101 है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अ फर्म, जब आप फर्म को क्रिएट कर रहे थे, बना रहे थे, तो माइनर कैन बी वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो माइनर को आप बाद में बना सकते हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर लोगे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। जब आप क्रिएशन कर रहे हो तो एक बच्चे को लेके एक फर्म बना रही है, नहीं हो सकता, ठीक है। सबकी सहमति से सेक्शन 30 आपको परमिशन देता है कि माइनर आपके ओनली ओनली प्रॉफिट में पार्टनर बन के आ सकता है, लेकिन वो बाद में, क्रिएशन के टाइम पे नहीं होगा। माइनर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस द अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर पर्पस ऑफ द इंस्पेक्शन एंड कॉपी। कह रहा है कि माइनर को राइट है कि वो कॉपी वगैरह देख सके, इंस्पेक्शन कर सके, तो ये भी ठीक है, ठीक है। नोट पूछा हुआ था, ये तो आपका राइट आंसर हो ही गया। माइनर पार्टनर्स लाइबिलिटी इन द फर्म विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स ऑफ द फर्म एंड हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच बाय द क्रेडिटर्स। जब बात यही आ गई कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही है, तो बात तो यही खत्म होगी, फिर वो क्रेडिटर को पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना ही पैसा देगा जितना उसने एक बार में कैपिटल लगाई हुई है, ठीक है। अ माइनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, वो सिर्फ प्रॉफिट में ही शेयर लेता है, लॉस में उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन आपसे रॉन्ग पूछ रहा है, नोट वाला पूछ रहा है, तो इसीलिए ए ठीक है, बाकी सारी बातें सही होने के बावजूद भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट देखिए, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म में बी अंडर इंडियन पार्टनरशिप 32 के अकॉर्डिंग आता है, बिल्कुल ठीक है, और इनकम टैक्स 61 के अंदर आता है, दोनों बातें ही ठीक है आपकी। आइदर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर इनके ही आते हैं, तो डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपने फर्म को एक ही जरूरत है ना, देखो स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन किसका कराओगे, तो अगर आप एक का ही करा सकते हो, अगर इंडियन पार्टनरशिप फर्म एक्ट 32 के अंदर करा रहे हो तो ठीक है, या फिर इसके अंदर नहीं करा रहे तो फिर इनकम टैक्स 61 के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लो। दोनों में से एक ही कराओगे, एक ही टाइम पे दोनों का तो करोगे नहीं, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज इज रिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। कह रहा है कि पब्लिक जो एंटरप्राइजेस कंपनी होती है उनको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी या चलाएगी, ठीक है, थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ। तो अपॉइंटमेंट किसकी करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजर्स, या ए और बी दोनों। तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव भी चाहिए, ठीक है, तो दोनों ही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज। कह रहा है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके ऑब्जेक्ट क्या? एंश्योर रैपिड प्लान डेवलपमेंट, तेजी से प्लान करना है, ठीक है। रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, देखो भाई गवर्नमेंट तो सोचती है ही ना, कि अगर सपोज करो कि बिहार है अनडेवलप्ड है, ठीक है, वहीं दिल्ली इतना डेवलप्ड है, तो दोनों के बीच में जो गैप है, ठीक है, इनकम का, वो इनइक्वलिटीज है, ठीक है। डेवलपमेंट के बारे में अगर रीजनल डेवलपमेंट देखा जाए और वहां के लोगों की इनकम, अगर मैं पर्सन की इनकम बोल दूं, तो इनकम बेस पे भी इनइक्वलिटीज है, ठीक है। तो इनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट तो स्टेप उठाएगी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है ऑगमेंटेशन ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो वो क्या करना चाहेगी कि स्टेट पे जितने भी नॉन टैक्स हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शंस तो लिए जाते हैं। ऑल ऑफ दी अबव आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सी आपका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछ रहा है फिर से आपसे। पब्लिक एंटरप्राइज लाइक पब्लिक यूटिलिटीज
आर ओन्ड मैनेज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। कह रहा है कि स्टेट का मालिक बन सकती है सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है। भैया आप जानते तो हो, गवर्नमेंट आपकी स्टेट लेवल की अलग होती है, सेंट्रल लेवल की अलग होती है, ठीक है। वैसे तो एमएलए डिस्ट्रिक्ट लेवल अलग, सब चीज इतना डीप में हम कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो पूछ रहा है कि जो स्टेट लेवल है आपकी गवर्नमेंट, वो मालिक बनेगी और वही मैनेज करेगी, वही कंट्रोल करेगी पब्लिक एंटरप्राइज कंपनी को। ठीक बात है, कर सकती है, लेकिन नोट पूछ रहा है तो आंसर ये नहीं होगा। पब्लिक एंटरप्राइज में नोट बी मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक एंटरप्राइज मोनोपोली नहीं बन सकता। मोनोपोली कौन होता है? जब ओनली सिंगल एक सिंगल सेलर हो, बेचने वाला, उसी का अधिकार हो, वही छाया पड़ा है, वही प्राइस सेट करेगा, और ताकि हाईएस्ट प्राइस रखता है ताकि वो की क्या प्रॉफिट ज्यादा कमा सके। तो गवर्नमेंट ज्यादा प्रॉफिट तो कमाना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है, तो इसीलिए ये पॉइंट तो सही। ठीक, पब्लिक यूटिलिटीज इंडस्ट्रियल, ठीक है, तो ये तो सही है कि वो मे नोट बी ए मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है, अभी भी गलत चीज ढूंढनी है आपको, वही देख लेते हैं। अब पब्लिक यूटिलिटीज एंड इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, कि जो पब्लिक की यूटिलिटी है वो इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल अंडरटेकिंग करती नहीं भाई, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग करती है। जैसे रेलवे आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग करती है, जैसे कि रेलवे, ठीक है, डिपार्टमेंटल्स हैं गवर्नमेंट के पास, जैसे रेलवे, ठीक है। और तो ये आपका सही नहीं होने की वजह से ही राइट आंसर है, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो गलत है वो ढूंढ ले, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटीज आर मोनोपोलीज सप्लाई एसेंशियल सर्विसेज लाइक गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इलेक्ट्रिसिटी और गैस, इनमें तो पब्लिक की मोनोपोली है गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट है तो फिर वो वेलफेयर तो करती है सोसाइटी का, फिर भी प्राइस तो आप देखते हो इनके कम ही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, फिर से अगेन नोट पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। भाई इस नोट को जरा देख लिया करो, जल्दबाजी में हम इसे देख नहीं पाते। स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में जो सही नहीं है ना वो पूछेगा। इट्स ओन बाय स्टेट, स्टेट के लिए के द्वारा ये ऑन की जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता क्या है? जो कि किसी लीगल एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का एग्जिस्टेंस हुआ है। इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन स्यू एंड शू। स्यू होता है मुकदमा करना, तो बॉडी कॉर्पोरेट है, किसी के अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं, कोई इसके अगेंस्ट मुकदमा कर सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या एक्वायर प्रॉपर्टी इसने अपने नाम पे लिए, कर सकता है। इट्स ऑर्डिनरी सब्जेक्ट टू द बजट अकॉर्डिंग एंड ऑडिट लॉ एंड प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट। कह रहा है कि इसका बजट बनाया जाएगा, बजट से रिलेटेड अकाउंटिंग इसका ऑडिट किया जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग, और प्रोसीजर इसका जो अप्लीकेबल होगा वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल के अंदर आएगा। भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल के अंदर को नहीं आ सकता, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाला अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो यही नोट पूछ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियरली बाय स्पेशल लॉ, अगर स्पेशल लॉ के द्वारा बनी है तो डिफाइन इट्स ऑब्जेक्ट एंड पावर एंड प्रिविलेज, ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। आप ऑप्शन जो आपसे पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, वो आपसे नोट वाला पूछने की वजह से जो गलत चीज है ना वो भी